गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत लोगों का डिमांड भी बहुत पहले से था कि आप इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को जल्दी से पढ़ाइए। तो आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग इंटीग्रेट करते होंगे किसी फंक्शन को और कितना आसान हो जाता है। कोई एक फंक्शन जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा था, अभी उसका इंटीग्रेशन आसान नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन करा उसका इंटीग्रेशन आसान हो गया। तो पहले हम ये देखें कि पार्शियल फ्रैक्शन हम करते कैसे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने से वो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल कैसे हो जाता है। तो मैं तुमको बताऊं कि पार्शियल फ्रैक्शन जब भी हम करते हैं तो तुमको 3 टाइप के फंक्शन मिलेंगे और मैं आपको बताऊं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको इसको बताने वाले हैं। अगर कोई शॉर्टकट इन्वॉल्व होगा तो उसको भी हम यहाँ पर उसका जिक्र करेंगे। पूरे चैप्टर को डे 1 से ही इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एक एक क्वेश्चन को ठीक से अगर तुम क्रम वाइज अगर तुम आगे देखते चलोगे तो मेरा दावा है कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बहुत ही तुमको आसान लगने वाला है। तो हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी फंक्शन जिसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन करनी है वो 3 टाइप के तुमको फंक्शन मिलेंगे। एक होगा तुमको नॉन रिपीटिंग फंक्शन, ठीक है। एक होगा रिपीटिंग फंक्शन, और एक होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। बस पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में यही 3 प्रकार के तुमको फंक्शन मिलने वाले। क्या था? क्वाड्रेटिक फंक्शन। यही 3 टाइप के फंक्शन मिलेंगे। तुमको बताऊं, जैसे सब लोग रेशनल नंबर से वाकिफ हो गए। जैसे मान लो कि कोई एक फंक्शन है fx, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट है gx/hx, ठीक है। ये क्या है? रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन यहाँ सच है कि hx जो है 0 नहीं होना चाहिए। gx और hx ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और hx भी इंडिविजुअली जो है तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये फंक्शन तुम्हारा क्या कहलाएगा? रेशनल फंक्शन कहलाएगा। अब कब जो है रेशनल फंक्शन जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, यानी रेशनल फंक्शन को भी हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं। एक जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक जो है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले बात हो जाए कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही होता है। यानी कहना चाहते हैं कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन ही जो है इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन, यदि डिग्री ऑफ hx is greater than degree of gx, तो समझ लेना कि तुम्हारा जो फंक्शन रेशनल फंक्शन है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। इस डेनोमिनेटर का डिग्री हर हालत में इससे जो है न्यूमरेटर के डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तुम्हारा रेशनल फंक्शन जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा और तभी उस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, क्लियर। और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन।
इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। यदि डिग्री ऑफ gx या तो ग्रेटर पड़ जाए या इक्वल पड़ जाए। gx का डिग्री hx के डिग्री से या तो इक्वल पड़ जाए या ज़्यादा पड़ जाए। डिग्री ऑफ क्या hx, तो ये फंक्शन जो है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, यानी हमारा फंक्शन जो है इंटीग्रेबल नहीं होगा, यानी ये नॉट इंटीग्रेबल होगा, नॉट इंटीग्रेबल। तब उस केस में तुमको किसी तरीके से इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को तुमको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाना पड़ेगा, जिससे कि हम उसको इंटीग्रेट कर सके। फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन में तुमको फंक्शन रेशनल नंबर के रूप में रेशनल फंक्शन मिलेगा, और तुमको चेकआउट करना पड़ेगा कि पहले उस जो फंक्शन गिवन है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। यदि प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तभी वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज अगर इम्प्रॉपर है और तुम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो पहले उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में डिवाइड करके कैसे आगे करना होता है बात होगा। लेकिन अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो हम डिवाइड का यूज करके भाग वगैरह देख के जो है उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा फंक्शन जो है इंटीग्रेबल हो जाए। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से तुमको समझाएं। मान लो, ज़रा केयर करना, जरा हम लोग पकड़े कि कौन फंक्शन जो है रेशनल है, कौन जो है प्रॉपर रेशनल है, या फिर कौन जो है इम्प्रॉपर रेशनल है। सपोज करो कि मान लो ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जैसे मान लो कि अगर हम इंटीग्रेशन मोड में ही चलें, जैसे मान लो दिया है 2x + 3 और ये है x² + 5x + 2, कुछ इस प्रकार से है। यही हमारा फंक्शन है f(x) के रूप में। ये रेशनल फंक्शन है क्योंकि gx के रूप में हमारा a पॉलिनोमियल है, hx के रूप में मेरा a पॉलिनोमियल है। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन तो है, लेकिन क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो ज़रा देखें यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 1, डेनोमिनेटर का डिग्री कितना है। डिग्री कहने का मतलब क्या है, x का हायर पावर देखना होता है, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है, x का हायर पावर। न्यूमरेटर में x का हायर पावर कितना चल रहा है 1, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 1। डिनोमिनेटर में x का हायर पावर कितना चल रहा है 2, इसका मतलब है कि इसका डिग्री कितनी है 2। तो प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन होने के लिए हर हालत में डेनोमिनेटर का डिग्री हायर होना चाहिए, जैसा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यदि hx, यदि यहाँ देखो डिग्री ऑफ gx या तो ग्रेटर पड़ जाए, जैसे यहाँ दिख रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पर प्रॉपर में डिग्री ऑफ hx ग्रेटर पड़ जाए, डिग्री ऑफ hx ग्रेटर पड़ जाए तो समझ लेना कि वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। या अगर मान लो ऐसा हो जाता कि यहाँ पे पावर 2 होता तो इसका डिग्री कितना हो गया 2। अब दोनों का डिग्री सेम है, इक्वल हो गया है, तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया है। तब इसको डिवाइड करके हम इसको जो है सबसे पहले प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाएंगे। क्लियर हो गया है। यानी समझ लो कि हम इंटीग्रेशन रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन हम तभी कर पाते हैं जब वो रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो। प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैसे पकड़ते हैं कि इसका डिग्री ज़्यादा होना चाहिएगा, डेनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है तो समझ लेना कि वो रेशनल फंक्शन जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, वो इंटीग्रेबल होगा, उसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। क्लियर है। पार्शियल फ्रैक्शन हम उन्हीं का करेंगे, उन्हीं का करते हैं जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो। प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे जिससे कि हमारा फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम कुछ क्वेश्चन बनाते चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
तो ज़रा आए तो थोड़ा सा फंक्शन के दो टाइप देखा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक जो है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो हम कह रहे हैं कि जब पार्शियल फ्रैक्शन किसका होना है, रेशनल फंक्शन का, और उसमें भी किसका, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का। और वो फंक्शन किस टाइप से मिलेंगे, तो यही 3 टाइप से मिलेंगे, या तो नॉन रिपीटिंग फंक्शन होगा, या तो रिपीटिंग फंक्शन होगा, या तो फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। अब तीनों ही टाइप के फंक्शन में ऐसा मान के चल रहे हैं कि तीनों रेशनल फंक्शन हैं और प्रॉपर रेशनल फंक्शन हैं। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है जी, तो तीनों ही टाइप में फंक्शन को कैसे सेट करना है वो सीखना है। पहले तुमको हम बताते हैं कि कोई भी फंक्शन को किसी भी दूसरे फंक्शन के मोड में लिखा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, कोई भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, जैसे मान लो कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि एक मान लो हमारे पास फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, 1/x - a इंटू x - b। रेशनल फंक्शन है, पहले देखना होगा कि क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ऊपर में न्यूमरेटर का डिग्री कितना चल रहा है, 0, x का हायर पावर कितना है, 0, और डिनोमिनेटर में देखें तो ये इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ x का हायर डिग्री मिलेगा 2, यानी 2 है। तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। यदि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। कैसे होगा, बस सेट करना सीख लो कि रिपीटिंग में कैसे सेट करना है, नॉन रिपीटिंग में कैसे सेट करना है, और क्वाड्रेटिक में कैसे सेट करना है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, a/x - a प्लस b/x - b। हमने यहाँ पर कोई 2 कांस्टेंट कंसिडर कर लिया है, a और b के रूप में। हर हालत में पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, तभी तुम उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर पाओगे। क्लियर। तो ऊपर नहीं देखना है कि क्या है, बस हमने देखा कि हाँ ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा। नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब होता है, नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब यहाँ पावर कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा है तो रिपीटिंग फंक्शन हो जाएगा। मान लो अगर जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पावर 2 लिख देते, 3 लिख देते, तो तुम्हारा इस कैटेगरी में आ जाता, रिपीटिंग फंक्शन हो जाता। अभी हम नॉन रिपीटिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, ये लीनियर फॉर्म में दोनों होगा और पावर यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे सेट करना है, a/this प्लस b/this। मान लो सपोज करो कि एक और होता, सपोज करो कि यहाँ x - c भी होता, तब इसको कैसे सेट करते, c/x - c। मतलब यहाँ जितने भी फंक्शन है, this by a/this, b/this, c/this, एक और होता तो d/this, कुछ ऐसा कुछ ABCD करके कोई कांस्टेंट हमको यहाँ पर कंसिडर कर लेना है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, अब इसका इंटीग्रेशन आसान होगा। कैसे, कुछ एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लो रिपीटिंग फंक्शन होगा तो कुछ ऐसा होगा, जैसे कि x - a का होल स्क्वायर इस रूप में होगा। तो इसको कैसे देखेंगे, a/x - a। अब कैसे हम पकड़ रहे हैं कि रिपीटिंग फंक्शन है, तो पावर 1 से ज़्यादा मिलेगा। पहला नंबर तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर का x का हायर पावर मतलब डिग्री कितना है, 0, डिनोमिनेटर का x का हायर पावर 2 है, डिग्री कितनी है, 2। तो डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि फंक्शन रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। पहले तो ये चेक कर लेना होगा। ठीक है जी, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, पावर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा रिपीटिंग फंक्शन है। तो a/x - a b/x - a का होल स्क्वायर, मतलब जो पावर है वहाँ तक जाना है। सपोज करो कि अगर यहाँ पावर 3 होता तो यहाँ कैसे लिखते, c/x - a का होल क्यूब। अगर पावर 4 होता तो d/x - a का पावर 4, ऐसे कुछ सेट करना होता है रिपीटिंग फंक्शन में। और यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, जैसे मान लो कि ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो हो जाए 2x² - 5, कुछ इस प्रकार से हो जाए, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पहला नंबर तो रेशनल फंक्शन है और उसमें भी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। कैसे पकड़ में आ रहा है कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, क्योंकि x का हायर पावर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर का x का हायर पावर डिग्री जिसे हम बोल रहे हैं 2 है। तो डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन।
तो इसमें भी एक क्वाड्रेटिक है, तो इसमें कैसे सेट करना होता है, ax प्लस बी अपॉन जो भी है उसको यहाँ लिख लेना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन अभी थोड़ा सा कुछ उलझाऊपन टाइप का लग रहा होगा, लेकिन हम तुमको बताएं कि जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे बड़ा मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। बस अभी तुमको ये समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है सिर्फ प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही होना है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैसे पकड़ते हैं, तो हमको डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा देखना होगा। अच्छा, दूसरी बात कि वो तुम्हारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन या तो नॉन रिपीटिंग फंक्शन के रूप में होगा, चाहे रिपीटिंग फंक्शन के रूप में होगा, चाहे क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में होगा। अगला बस हम ये भी देख रहे हैं कि हाँ भाई, नॉन रिपीटिंग फंक्शन अगर कोई दिया है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे किस मोड में सेट करते हैं, रिपीटिंग फंक्शन अगर होगा तो उसको हम कैसे सेट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो कैसे सेट करने वाले। बस ये 3 फॉर्मेट है, क्वेश्चन बनाते चलो सब कुछ समझ में आता चलेगा। ठीक है, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज से ही। आई थिंक एक्सरसाइज होगा 15A, एक्सरसाइज 15A। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, चलो आई इज इक्वल टू मानना है तो मान लो भाई, यह है x बाई एक्स प्लस 2। हालांकि तुमको बताएं ये प्रॉब्लम जो हमने पहले सीखा हुआ है उस मेथड से भी इसको हम बना सकते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो हमको इसी मेथड से बनाने हैं, उस मेथड से बनाने हैं। तुमको एग्ज़ाम में जो मेथड यूज़ करना है तुम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो पहले हम इसको देखते हैं पहले वाले मेथड से जो हमने पहले सीखा हुआ है। पहला नंबर ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, पहले ये देख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़े हो पहले वाले चैप्टर में, इसी टाइप का क्वेश्चन है। नहीं दिख रहा है तो देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ए के रूप में 1, बी के रूप में 2 और सी के रूप में 0, इसी फॉर्मेट का। इस फॉर्मेट में क्या करना होता था, परफेक्ट स्क्वायर बदलना होता था जी, याद आ रहा है। यहाँ रूट होता तो भी, ना होता तो भी, इसको परफेक्ट स्क्वायर बदल के ही हम लोग काम करते हैं। क्लियर है। तो इसको कैसे बदलते, तो इसको हम लिख देते, अगर परफेक्ट स्क्वायर बदलते तो हो जाता एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब तो उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग परफेक्ट स्क्वायर बदल लें, अब तुम लोग सब लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो ये क्या कौन फार्मूला चलेगा अब यहाँ पर, ये चलेगा ए वाली फार्मूला। याद आ रहा है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/2a, ए के रूप में मेरा 1 है, log x माइनस ए, दिख रहा x माइनस ए, एक्स के रूप में x प्लस 1 है, x माइनस ए के रूप में 1 अपॉन x प्लस ए, बड़े आराम से कट गया जी, प्लस सी तो होते रहता है, 1/2 log, ऊपर से केवल x बचा और नीचे हो गया x प्लस 2 प्लस सी, आंसर। तो ये तो पहले देखे हुए हैं, तो आज हम इस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। आज हमें अब इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। ये वाला टाइप तो पहले देख चुके हैं, क्लियर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करें, तो पार्शियल फ्रैक्शन किसका होना है, रेशनल फंक्शन का, p/q फॉर्मेट में है। अब हमको ये देखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन तो तब हम कर पाएंगे जब हमारा रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो। तो पहले चेक करो कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है भी या नहीं। न्यूमरेटर में x का हायर पावर कितना चल रहा है, 0, यानी ऊपर वाले की डिग्री कितनी है 1 और नीचे वाले की डिग्री कितना है, x का हायर पावर। अगर इसको तोड़ ताड़ करोगे तो x का हायर पावर कितना मिलेगा 2, इसका मतलब है डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2। तो अगर नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा हो गया तो समझ लो कि प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, यानी जो फंक्शन जो दिया गया है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इसका मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। कैसे होगा वो देखना है। इस चीज़ को तुम सहमत हो तो यहाँ 1 करके dx यहाँ लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमारा है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब देखो, पहला नंबर ये देखना होगा कि ए भी नॉन रिपीटिंग है, ए भी नॉन रिपीटिंग। कैसे पकड़ में आया कि लीनियर फॉर्म में दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों लीनियर फॉर्म में होने चाहिए, पावर
एक ही होना चाहिए। यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x + 2 का पावर 1 है, इसका मतलब है कि नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग फंक्शन है। तो नॉन रिपीटिंग फंक्शन में कैसे पुट करना होता है, दिस इज इक्वल्स टू a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर। पार्शियल फ्रैक्शन में हमको देखना होगा कि रेशनल फंक्शन हो, प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो, साथ में मेरे को ये भी देखना होगा कि डिनोमिनेटर हर हालत में फैक्टर फॉर्म में होने चाहिए, मल्टीप्लाई फॉर्म में होने चाहिए, तभी उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर पाते हैं। क्लियर है ना। नॉन रिपीटिंग फंक्शन ये भी है, नॉन रिपीटिंग फंक्शन ये भी है, तो इसको कैसे तोड़ा, a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर, अगर एक आध और होता तो c बाई थर्ड फैक्टर, d बाई फोर्थ फैक्टर, ऐसे करके चलना होता है। हम कह रहे हैं किसी भी फंक्शन को किसी भी फॉर्म में सेट किया जा सकता है। हम इस फंक्शन को इसी फॉर्म में क्यों सेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है, दिखेगा आसान है इंटीग्रेशन। सपोज करो कि मान लो कि यहाँ पावर 2 होता, सपोज, तो उस केस में ये तुम्हारा नॉन रिपीटिंग फंक्शन हो जाता और ये तुम्हारा रिपीटिंग फंक्शन हो जाता। तो क्या करते, a बाई फर्स्ट फैक्टर, b बाई दिस, तो एक कदम आगे और बढ़ना पड़ता, c बाई x + 2 का, ये जहाँ तक है वहाँ तक जाना होगा, पावर 1 फिर पावर 2। अगर सपोज करो कि यहाँ पावर 3 होता, तब एक बार और जाते, d बाई x + 2 का पावर 3 तक जाते। मतलब रिपीटिंग फंक्शन में जो तुम्हारा पावर है तुमको वहाँ तक बढ़ना होगा। यहाँ x + 2 का पावर 1, x + 2 का पावर 2, x + 2 का पावर 3, अगर यहाँ 4 होता तो एक बार और जाते। समझ में आ रही बात। खैर अभी सिचुएशन ऐसा यहाँ पर नहीं था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अभी हम तुमको नहीं करेंगे। ये देखिए नॉन रिपीटिंग फंक्शन, नॉन रिपीटिंग फंक्शन, फर्स्ट a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर, ठीक है। अब ये जो दो कांस्टेंट यूज किए गए हैं a और b, इनका वैल्यू चाहिए मेरे को। हालांकि हम दो तरीके से बता रहे हैं, एक बिल्कुल विधिवत मतलब जो गणित का जो संविधान बना है उसके हिसाब से, फिर एक शॉर्टकट उपाय भी हम तुमको बताएंगे जिसमें हम a और b का वैल्यू बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन पहले विधिवत चलते हैं। चलिए देखते चलना। इसका एलसीएम सही है, कैंसिल, ए का मल्टीप्लाई से होगा, प्लस ए कैंसिल, तो बी का मल्टीप्लाई से होनी है, ये तो कट गया, का क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई दोनों पर, तो ax + 2a प्लस bx, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे। अच्छा 1 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 0 × x + 1, इस 1 को लिख सकते हैं क्या, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया जाए, ये दोनों में से x कॉमन ले ली, प्लस 2a रह गया। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, हमें किसी तरीके से कांस्टेंट जो यूज किए गए हैं a और b, इनका वैल्यू चाहिए। कंपेयर करो, तुम कह रहे हो दोनों इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट साइड का x कॉफिशिएंट और राइट साइड का x कॉफिशिएंट बराबर हो जाए, यहाँ का रिमाइंडर मतलब कांस्टेंट और यहाँ का रिमाइंडर ये बराबर हो जाए, तभी दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर x कॉफिशिएंट है a + b और यहाँ का x कॉफिशिएंट है 0, तो यानी a + b मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ का जो रिमाइंडर मतलब कांस्टेंट 1 है, यहाँ का रिमाइंडर 2a है, इसका मतलब 2a किसके इक्वल होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर दो अननोन थे a और b के रूप में, और मेरे पास दो इक्वेशन भी आ गए हैं, बड़े आराम से इनको सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए तो निकाला जाए, इनको सॉल्व करा जाए। यहाँ सॉल्व किए तो बड़े आसानी से क्लियर हो गया कि a बराबर आ रहा है हाफ, यहाँ a का वैल्यू हाफ रखोगे तो ये भी क्लियर हो जाता है कि b बराबर में आएगा -½ आ गया। अब इसलिए 1/, केयर करो, जो भी a और b का वैल्यू आया है यहाँ पर मेरे को रखना है जी, क्लियर। a के रूप में ½ अपॉन x
प्लस बी के रूप में माइनस हाफ अपॉन एक्स प्लस 2। अरे भाई अब तुम इसको सॉल्व करके देख लो ना, यही आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखने में कोई हर्ज नहीं है। समझ में आ रही है बात ना? अब आ जाओ क्वेश्चन पे से। ये देखो, इस प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हमने कैसे इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर दी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। हम क्यों बोल रहे हैं कि इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन है? क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया है। आई इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ये बीच में प्लस माइनस माइनस dx। अब इंटीग्रेशन बढ़ेगा दोनों पे, तो हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे माइनस हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे। अब देखो इन दोनों का इंटीग्रेशन आसान हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम इसको स्पेशल रूल से बनाते तो शायद थोड़ा लंबा चला जाता, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करा तो बड़ा काम आसान हो गया जी। हाफ 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस हाफ, इसको x के रूप में देखें तो इसका हो गया log x प्लस 2 प्लस c। यहाँ x कोफिशिएंट कितना चल रहा है 1, तो तुमको अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो तुम यहीं पर बोल दो आंसर से, या फिर हाफ कॉमन ले लें। अगर हाफ कॉमन ले लेते हैं क्या बच जाता है log x माइनस log x प्लस 2। चाहे तो यहाँ बोल दें आंसर, या फिर एक उपाय है कि log m माइनस log n, तो log m बाई n हो जाएगा जी, लो प्लस से। देख लो वही आंसर आया जो स्पेशल रूल से हम बना रहे थे। तुमको समझना ये है कि किस प्रकार से हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन अगर हो अगर ना हो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो और उसमें भी डेनोमिनेटर जो है फैक्टर फॉर्म में हो, तो हम कैसे जो है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इस फंक्शन को हम इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट करके आसानी से काम हम लोग निपटा देते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए तभी कुछ अगला क्वेश्चन और लेंगे, और इसमें भी कुछ तुमको नॉन रिपीटिंग फंक्शन पे भी पहले हाथ साफ कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फंक्शन है ओनो 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 3, x प्लस 2 x माइनस 3 है। पहला नंबर पे रेशनल फंक्शन है, पी बाई क्यू फॉर्मेट में है। तो क्या ये रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? कैसे पकड़े? ऊपर में x का हायर पावर कितना चल रहा है 1, यानी ऊपर का डिग्री कितना हो गया 1, नीचे का डिग्री कितना है? अगर इसको तोड़ ताड़ करते तो यहाँ x का हायर पावर कितना मिलता है 2। क्लियर? तो क्लियर हो गया है कि नीचे वाला का डिग्री ज़्यादा है। जब नीचे वाला का डिग्री ज़्यादा, पक्का है कि वो रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तब तो बड़ा इत्मीनान हो गया जी। अब मैं बताऊं कि इस प्रॉब्लम को तुम ऐसे भी बना सकते हो जो पहले हमने देखा है, पहले वाले मेथड से पहले तुमको दिखा दूं, तब इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन पर भी आ जाएंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम बनाने में कोई बाध्यता नहीं है कि इस प्रॉब्लम को जो है इसी मेथड से बनाना है। आपको जो अच्छा लगे बना सकते हो, हम वो हर तरीका बता देते हैं जिससे तुम। अच्छा, ये पहले वाला तरीका तो पहले हमने देखा है। अगर इसको तोड़ ताड़ करते तो आ जाता है x² माइनस x माइनस 6। ये कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया? याद करो, px प्लस क्यू अपॉन x² प्लस bx प्लस c वाला तरीका हो गया। ये तो पहले हम लोग देखे हुए हैं। क्या होता है इस टाइप का प्रॉब्लम में कि पुट दिस इज इक्वल्स टू a इंटू डी सी ऑफ दिस, पुट दिस इज इक्वल्स टू a इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस b। पहले का चैप्टर है। या फिर एक तरीका था, शॉर्टकट वाला तरीका, यहाँ भी हम लोग अपनाते थे जी। यही काम शॉर्टकट से करते थे कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x माइनस 1।
अब किसी तरीके से इसको जो है इस रूप में लाने का कोशिश करते हैं। जो लोग डायरेक्ट बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अनुरोध है कि पहले आप जाकर वो पहले वाले चैप्टर को क्लियर करें, क्रम से पढ़ते चलिए, तभी समझ पाओगे। इसका डिफरेंशिएशन 2x - 1। अब किसी तरीके से इसको जो है और रूप दो, तो हमने देखा 2x, तो यहाँ भी 2x, बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए -1, यहाँ तो +1 है, तो हमने -1 यहाँ कर तो दी, यहाँ लिख दी +2। ऐसा करने से a मिलकर +1 तो हो ही गया। बने रहो, ओके, क्लियर? दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। +2 कांस्टेंट, दिस बाय दिस, साथ में इंटीग्रेशन में बैठने हैं जी। 2 कांस्टेंट पीछे आ गया। अब इसको तुम z बोलोगे, ठीक है? पुट करा, सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, वो स्पेशल रूल पे जाएगा। x² - x, इसको z बोला केवल इसके लिए कि हो गया x² का 2x, x का 1, 6 का 0, dx अपने से, z का dz। यानी क्वेश्चन पर अगर हम लौटे तो ए पोर्शन हो गया dz, दिख रहा है, dz बाई क्या, z। क्लियर? इस सब्स्टिट्यूशन से जाना है और ये जाएगा तुम्हारा स्पेशल रूल से जाएगा। अब इसको क्या करना होता है इस टाइप के प्रॉब्लम में, परफेक्ट स्क्वायर बदलना होगा जी। परफेक्ट स्क्वायर में चलो हम किनारे आके बदल देते हैं, ये रहा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलना है। a² - 2ab, b के रूप में क्या देना होगा 1/2, तभी तो कैंसिल होकर x होगा। अब b के रूप में 1/2, तो b² जोड़ा, b² घटा, इतने बार हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में इसको बदल दिए हैं। ये मिलकर कितना हो जाता है x - ½ का होल स्क्वायर, ये हो गया -25/4। क्लियर? यानी हो गया x - ½ का होल स्क्वायर -25/4 को लिख दूँ 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब 1/z का इंटीग्रेशन log z, अगले पल z का वैल्यू रखा जाएगा, +2 फॉर्मूला dx/x² - a²। क्या कहता है 1/2a, कहता है 1/2a, a के रूप में मेरा कितना है 5/2, log x - a अपॉन x + a, +c तो होते रहता है, 1 2 से 2 जाएगा। क्लियर है? log z, z का वैल्यू रखना होगा जी, x² - x - 6, 8 2 5 जा, 2/5 हो गया है, +2/5 log, इसको जरा सेट करोगे तो LCM 2 हो गया, तो हो गया 2x - 6 और ये हो गया 2x + 4 + c। टू कॉमन लेके इसको उड़ा दिया जाए तो ये हो गया x - 3 x + 2 + c आंसर। अब थोड़ा तुम बुक के आंसर देखोगे तो शायद तुमको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट नज़र आए, लेकिन डिफरेंट है नहीं, है वही चीज़। डिफरेंट है नहीं, वही चीज़ है। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो उस आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। तो अगर तुम इस मेथड से बनाए जो कि पहले हम लोग देखे हुए हैं, तो यही आंसर मेरा सही है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, बुक का बिल्कुल अभी तुमको एज इट इज आंसर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसको फिर से फैक्टर करेंगे, फिर लॉग दोनों पे देंगे, सॉल्व करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो तुमको आंसर वहाँ तक ले जाने की जरूरत नहीं है जी। तो ये वाला तो तौर तरीका तो हम लोग पहले से देखे हुए हैं ना। आज तो मेरे को इस पार्शियल फ्रैक्शन पे पहले मेरे को गौर करनी है। तो इतना तो क्लियर हो गया। पहले देखना होगा रेशनल फंक्शन तो है p/q फॉर्मेट में। अब हमको देखना है क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। यहाँ x का हायर पावर 1 मतलब न्यूमरेटर का डिग्री 1, इसको तोड़ेंगे तो x का हायर पावर 2 मिलेगा, इसका मतलब डिग्री 2 है। तो नीचे वाला का डिग्री तो ज़्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। अच्छा जी, अब इसमें भी पावर ईयर लीनियर फंक्शन पावर 1, इसका मतलब है कि ये भी नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, ये भी रिपीटिंग फंक्शन। अगर यहाँ पावर 1 से ज़्यादा हो जाता तो नॉन रिपीटिंग फंक्शन का रिपीटिंग फंक्शन का केस हो जाता।
कि यानी दोनों है नॉन रिपीटिंग, तब तो बड़ा काम आसान है। पुट दिस इज इक्वल्स टू क्लियर, a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकंड फैक्टर। ऊपर हमने देखा ही नहीं, इसको सेड करने में ऊपर सिर्फ मेरे को कोई मतलब ही नहीं, बस केवल चेक करना था कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन था कि नहीं। तो जैसे पकड़ में आया कि नहीं जी, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, तब हमको इस प्रकार के इस फॉर्मेट में सेट करने में ऊपर मेरे को कुछ नहीं देखना है, हम ऊपर देख ही नहीं रहे हैं, बस प्रॉपर रेशनल फंक्शन जब चेक करना था तो ऊपर हम देख लिए थे। अब जब ऐसे सेट करना है, इस रूप में सेट करना है, तो ऊपर से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, बस हम ये देख रहे हैं नीचे इसको देख रहे हैं, a बटा फर्स्ट फैक्टर प्लस b बटा सेकंड फैक्टर, एक आध और होता तो c बटा थर्ड फैक्टर, ऐसे चलते चले जाना है। समझ में आ रहा है हम जो कह रहे हैं? नॉन रिपीटिंग फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे सेट करते हैं। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करके और b का वैल्यू निकालना होगा। फिर इंटीग्रेशन बड़ा आसान, a पीछे तो 1/x + 2 का लॉग इतना, b पीछे तो लॉग इतना, काम बड़ा आसान हो जाएगा जी। तो पहले विधिवत तरीके से, अच्छा हम पिछले क्वेश्चन में शॉर्टकट उपाय बताना भूल गए, तो यहाँ पर हम दोनों मेंशन करेंगे जी। तो पहले विधिवत तरीके से हम यहाँ पर जो दो कांस्टेंट a और b यूज किए हैं उसको देखते हैं, फिर शॉर्टकट उपाय ही बताएंगे। पिछले क्वेश्चन में हम बताना भूल गए, तो यहाँ पर सीखेंगे हम लोग। एज इट इज एलसीएम, एलसीएम कैंसिल, तो ये हो गया, सबको समझ में आ रहा होगा इतना। तो ये हर बार कटेगा नीचे वाला, मल्टीप्लाई ax - 3a bx + 2b x दोनों जगह है, कॉमन ले लिया जाए। इसके बाद इसको एक में रख लेते हैं, -3a + 2b। यहाँ का x कॉफिशेंट वहाँ समझ में आ रहा है ना, कंपेयर करना होता है। तो यहाँ का x कॉफिशेंट है a + b, यहाँ का x कॉफिशेंट है 2, इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ का रिमाइंडर +1, यहाँ का रिमाइंडर यानी -3a + 2b, यहाँ का रिमाइंडर दिस, यहाँ का रिमाइंडर 1, इक्वेशन सेकंड। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और a और b का वैल्यू निकालो। अब सॉल्व तो करना पड़ेगा, ये तुमको करना होगा। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, मेरा सॉल्व किया हुआ है, टाइम ज़्यादा ना लगे। तो a = 3/5 आना है और b = आई थिंक 7/5 आना है। ये तो 6-7 का प्रॉब्लम है, सॉल्व करना तो सब लोग जानते होंगे, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया। अब जो भी a और b का वैल्यू आया उठा के यहाँ रखना है, इसलिए अच्छा जी, ये तो हो गया। ये जो विधिवत तरीका है उससे तुम ये जो भी कांस्टेंट यूज किए थे इसका वैल्यू तुम निकाल लिए, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है, मज़ा आ जाएगा, सीख लो। उस शॉर्टकट तरीका से इस कांस्टेंट वैल्यू को कैसे निकालते होंगे, जिसमें हम ऐसा कुछ नहीं बनाने वाले, इक्वेशन नहीं बनाने वाले, उनको सॉल्व नहीं करने वाले। शॉर्टकट तरीका देखो, हमें पहले चाहिए a का वैल्यू, रिलैक्स होकर समझ लो, बड़ा काम करने वाला है। हमें चाहिए पहले a का वैल्यू, क्लियर? किसका वैल्यू चाहिए? a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए। तो पहले ये देखो कि यहाँ पर डेनोमिनेटर में x के जगह पर ऐसा क्या रख दो, डेनोमिनेटर में x के जगह पर ऐसा क्या रख दो कि ये डेनोमिनेटर 0 हो जाए, ये 0 होना चाहिए मेरे को। तो x के जगह पर क्या रखना होगा? -2। तो पुट कर दो x के जगह पर -2, तो किसका वैल्यू निकलने वाला है? a का। फिर समझो, हमें a का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए तुमको देखना होगा कि यहाँ ऐसा क्या रखूँ x के जगह पर कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो हुआ x के जगह पर -2 रख दें तो ये डिनोमिनेटर 0 हो गया। पकड़ में आ गया कि x के जगह पर क्या रखना है। x के जगह पर -2 रखेंगे तो इसका a का डिनोमिनेटर 0 हो गया। इसका मतलब हमें किसका वैल्यू निकालना है? a का। अब देखो, ये जो भी है इसको यहाँ ढक दो,
जो भी है ढक दो, और जो बच गया x के जगह पर -2 पुट कर दो। स्टेप फिर समझो, हमें पहले a का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर a के नीचे 0 कैसे होगा। x के जगह पर क्या रखना चाहिए, तो पता चला x के जगह पर -2 रखेंगे तो a का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हम a का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, ये पोर्शन को ढक दिया, बाकी जो बच गया उसमें x के जगह पर -2 रख दो। 2 -2 -4 +1 -3, क्लियर है। -2 -2 -2 -3 तो -5। समझ में आया बात, माइनस माइनस कैंसिल, 3/5 वही चीज़। अब हमें चाहिए b का वैल्यू, किसका चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। हमें चाहिए b का वैल्यू क्या होगा, तो तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर b के नीचे b का डिनोमिनेटर 0 कैसे होगा। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि x के जगह पर क्या रखूँ कि b का डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पर x के जगह पर 3 रख देते हैं तो b का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हम पुट करेंगे x के जगह पर 3। तो कहाँ पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, तो ये जो पोर्शन है इसको ढक दो, दिख रहा है, ये जो है इसको ढक दो, बाकी जो बच गया वहाँ रख दो, x के जगह पर 3। 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 3 + 2 5। है ना मज़ेदार उपाय। ये जो ऐसे जो चलकर हम लोग a और b का जो वैल्यू निकालते थे, काम आसान है ना। जो ये शॉर्टकट उपाय है, ये सिर्फ नॉन रिपीटिंग फंक्शन में ही यूज होना है। कहाँ यूज होना है, नॉन रिपीटिंग फंक्शन में ही यूज होना है। खैर ये मुद्दा नहीं है कि हम शॉर्टकट या लॉन्ग कट कौन सा मेथड यूज किया, बस हमें ये देखना था कि यहाँ जो 2 कांस्टेंट यूज हुए थे उनका मान हमको किसी तरीके से निकाल लेना है। समझ में आ रही बात ना। चलिए, जो अच्छा उपाय लगे तो हम शुरुआत के प्रॉब्लम में हम दोनों तरीके से सिखाएंगे, लेकिन जब थोड़ा सा हाथ साफ हो जाएगा तो उसको ज़्यादा हम तवज्जो देने वाले हैं, क्योंकि तुम भी समझ रहे हो कि काम बड़ा आसान कर रहा है जी। तो ये जो भी मेरे a और b का वैल्यू आए उठा के यहाँ पर मेरे को अब रखना है, इसलिए a के जगह पर 3/5 अपॉन x + 2। जैसे ही जो तुम्हारे कांस्टेंट है उसके वैल्यू जैसे ही आ गए, बस समझ लो तुम्हारा काम तो आसान हो गया, बस आंसर आने वाले हैं। रख दी। अब क्वेश्चन पे आओ। I इज इक्वल टू दिस dx। बात आ जाए इंटीग्रेशन दोनों पे जाना है, एक कांस्टेंट और पीछे पे लेते चलना है इसको। x + 2 प्लस 7/5 कांस्टेंट पीछे गया, इंटीग्रेशन दोनों पर बांटा जा रहा है और कोई कांस्टेंट में तो उसको पीछे भी लेते चले। 1/x log x 1/x log x, बड़ा आसान हो जाता है जी। तो आंसर आना है अब 3/5 में पहले सारा, इसको x के रूप में देख रहे हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, log x। बट हमको ध्यान देना होगा कि x कोफिशिएंट यहाँ कितना चल रहा है 1, तो डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस 7/5, इसको x के रूप में देखें तो 1/x का log x, ये हर हालत में लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तभी जो है log वाला फार्मूला चलेगा जी, log x - 3। और यहाँ भी x कोफिशिएंट 1 है, अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत तुमको नहीं है। प्लस c, ये मेरा आंसर। तो तुमको समझना है कि किस प्रकार से प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन में बदल देते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन देखो कितना आसान हो जाता है। नोट करो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, हो गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 x बाय x प्लस 2 अपॉन g अपॉन 3 माइनस 2x। ओके, पहला नंबर रेशनल फंक्शन है, एग्री करते हो? क्या प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? न्यूमरेटर का x का हायर पावर 1 और इसको तोड़ोगे तो यहाँ x का हायर पावर 2 मिलेगा, तो डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तब तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता तो उसको हम डिवाइड करके हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाते, कैसे आगे क्वेश्चन मिलेगा। एनीवे ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर फॉर्म है, पावर 1 है, पावर 1 है, इसका मतलब है कि ए नॉन रिपीटिंग है। क्लियर? अच्छा जी। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो भी डिनोमिनेटर है उसको फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, अगर कभी नहीं है तो उसको फैक्टर फॉर्म में लाइए। अगर नहीं हो पाता है फैक्टर फॉर्म में तो उसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन आप नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया? तो पुट करना होगा इनके जगह पर ए बाई फर्स्ट फैक्टर। अब जब पुट करने लगते हैं ना तो ऊपर हम देख ही नहीं रहे हैं, बस ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर, बस ये देख रहे हैं, ऊपर देख ही नहीं रहे हैं जी। बस केवल ऊपर कब देखना है, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करने में। बस जब सेट करने लगे बस हमने देखा कि हाँ जी ये तो नॉन रिपीटिंग का केस है। नॉन रिपीटिंग कैसे पकड़ रहे हैं तो हमने देखा यहाँ पावर 1 है, तो ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर, और बस इसको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालना होता है जी। तो पहले हम लॉन्ग कट तरीके से दिखा देते हैं, फिर इसके बाद शॉर्टकट तरीका भी तुमको दिखाएंगे। अच्छा जी, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। एज इट इज एलसीएम कैंसिल, इसका गुना इससे 3a माइनस 2x, ये कैंसिल, तो हो गया bx प्लस 2b। ये हर बार नीचे वाला कट जाएगा। अब यहाँ देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी कॉमन ले लिया जाए, तो x यहाँ कॉमन लोगे तो माइनस 2a प्लस b, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b। कंपेयर करो, यहाँ का x कॉफिशेंट माइनस 2a प्लस b, यहाँ का x कॉफिशेंट 1, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ का रिमाइंडर, यहाँ का रिमाइंडर, वहाँ का रिमाइंडर 3a प्लस 2b, यहाँ कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब 0 रहा होगा, इक्वेशन सेकंड। 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे और ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर तुम इसको सॉल्व करो, सॉल्व तो हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, तो तुम पाओगे सॉल्व करने के बाद कि ए इज इक्वस टू आ रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वस टू आ जाएगा -2/7 और बी इज इक्वस टू आ जाएगा 3/7। ये सॉल्व तुमको करना होगा। हमें किसी तरीके से ए और बी का वैल्यू निकालना है, या फिर जगह पूरा इस मेथड से चलो विधिवत, या फिर शॉर्टकट तरीका से भी देखो कैसे कितना काम आसान हो जाता है। नॉन रिपीटिंग फंक्शन होना चाहिए तभी शॉर्टकट उपाय लगनी है जी। अब हमें चाहिए ए का वैल्यू। ए का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए? ए का वैल्यू चाहिए। तो ए का वैल्यू चाहिए तो पहले ये देखना होगा कि ए का डिनोमिनेटर 0 कैसे होगा। एक्स के जगह पर क्या रखोगे कि ए का डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो हुआ कि भाई -2 रख देंगे तो काम हो जाएगा। इसका मतलब पुट करना होगा x के जगह पर क्या -2। तो कहाँ पुट करनी है? तो ए जो है ना इसको यहाँ ढक दो, बाकी जो बच गया रख दो, पुट कर दो -2 जो है मैच कराओ, रख दो, बाकी जो बच गया उसमें रख दो -2। x के जगह पर -2, x के जगह पर -2 तो हो गया +4, 3 + 4 7। देख लो एकदम वही
कितना आसान। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, b का वैल्यू। तो b का वैल्यू चाहिए, तो b का डिनोमिनेटर को 0 करने के लिए x की जगह पर क्या रखोगे, b का डिनोमिनेटर 0 करने के लिए x की जगह पर क्या रखोगे, सोच के देखो 3/2। यहाँ अगर x की जगह पर 3/2 रख दूँ तो b का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी पुट करना होगा हमें यहाँ पर x के जगह पर 3/2। ये 0 हो रहा है तो किसका वैल्यू मिलेगा, b का। तो कहाँ पुट करनी है, तो ये जो पोर्शन है इसको ढक दो, यही है, ढक दी, जो बच गया वहाँ रख दो, x के जगह पर 3/2 अपॉन x के जगह पर 3/2 प्लस 2। अब समझ में आ रहा है, चलो इसको सॉल्व करो। तो ये हो गया एलसीएम इसका भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 और 3 + 4 3/7। क्लियर है ना ये मजेदार तरीका। बस हमें लॉन्ग कट से या फिर शॉर्टकट से मुद्दा ये नहीं, हमें बस एक कांस्टेंट टर्म का मान निकलना चाहिए। क्लियर हो रहा है। चलिए तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये देखिए, इसलिए जो भी a और b का वैल्यू आया उठा के रखना है। इसलिए a का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, -2/7 और b का वैल्यू आ रहा है 3/7। लग रही। क्वेश्चन पे आओ, दिस तो इनके जगह पर लिख लूँगे x बड़े का इंटीग्रेशन और कांस्टेंट टर्म को पीछे भी करते चले जाना, तो dx/x + 2 3/7 कांस्टेंट टर्म पीछे जाना होगा। हो गया, इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन आ गया ये। इसको x के नज़रिए से देखो तो 1/x का log x, x कॉफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने का जरूरत नहीं। अच्छा ये तुम समझ लेना कि 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जो है ना log x कहते हैं, ये तब होता है जब ये लीनियर फंक्शन हो, तभी हो पाएगा ये। क्लियर है ना। अगर मान लो सपोज करें यहाँ पावर 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो क्या फिर log इतना लिख पाते, नहीं लिख पाते जी। 3/7 इसको x के रूप में देखें तो log x, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ x का कॉफिशिएंट -2 है, x कॉफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी होगा तो अलग से डिवाइड करना पड़ेगा जी। हम क्या बोल रहे हैं, 1/x का इंटीग्रेशन log x तो हो गया, बट यहाँ पर x कॉफिशिएंट -2 उसको अलग से डिवाइड करना होगा, तो ये प्लस माइनस बीच में मिलकर माइनस हो जाएगा, प्लस सी तो होते रहता है जी। यानी थोड़ा और सजा के लिख दिया जाए इसको, तो log x + 2 एक बीच में चला गया माइनस, 8 2 7 14 log 3 - 2x, ये हमारा आंसर। क्लियर। और एक क्वेश्चन और बनाएंगे 4, तुम बनाना, वो भी नॉन रिपीटिंग का ही है। और ऐसा बोले कि जिसमें थोड़ा सा भी कुछ अगर तुमको लगता है कि थोड़ा सा कुछ उलझन रहा होगा, तो चाहते वही प्रॉब्लम बना, हालांकि कोई उलझन नहीं जी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम तो बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ये होगा 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3 p/q फॉर्मेट में है, रेशनल फंक्शन है, चेक करो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर में x का हायर पावर 1 यानी ऊपर वाले की डिग्री 1, अगर इसको तोड़ देते तो x का हायर पावर 3 मिलता, तो इसका मतलब नीचे वाले की डिग्री 3 है, तो नीचे वाला का डिग्री ज़्यादा, इसका मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है। अच्छा ये क्या बोलते हैं, लीनियर फॉर्म पावर 1, इसका मतलब है कि नॉन रिपीटिंग है, तब तो काम आसान है। तो अभी जो भी शुरुआत का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नॉन रिपीटिंग फंक्शन का है, फिर आगे रिपीटिंग वाला भी क्वेश्चन होगा, फिर आगे जो है क्वाड्रेटिक वाला भी होगा। तो पहले भी नॉन रिपीटिंग वाला क्वेश्चन बन रहा है जी।
पकड़ में आ रहा है नॉन रिपीटिंग फंक्शन कैसे पकड़ते हैं? ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ पावर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक ही कन्फर्म एक होना चाहिए, तब समझ लेना कि नॉन रिपीटिंग फंक्शन है। सिंपल तरीका पकड़ने का। अब जब सेट करने लगे तो ऊपर हम देखें, ऊपर देखना ही नहीं मेरे को, बस नीचे देखना है। ए बाई फर्स्ट फैक्टर, बी बाई सेकंड फैक्टर, सी बाई थर्ड फैक्टर, बस। समझ में आ रही बात? ऊपर से मेरे को कोई मतलब नहीं जब इधर सेट करने लगे तो। इसलिए मैंने बोला बस ये तुमको देख लेना है कि नॉन रिपीटिंग में कैसे सेट करना है, रिपीटिंग में कैसे सेट करना है, क्वाड्रेटिक में कैसे सेट करना है। बाकी सब में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू तुम इक्वेशन बना के तुम सॉल्व करोगे ही। तो पहले हम लॉन्ग कट से तुमको दिखाएं यहाँ पर कितना मुश्किलात होगा और वही शॉर्टकट में इसका बेनिफिट। तो पहले लॉन्ग कट में थोड़ा मेहनत करो, पसीने बहाओ, तब उसका शॉर्टकट हम तुमको दिखाएंगे जो कि चुटकी बजा के बन जाता है। दुख के बाद सुख का मजा ही कुछ अलग होता है, इसलिए पहले दुख करेंगे, लॉन्ग कट मेथड से बनाएंगे हम इसका एलसीएम। कैंसिल, एक का मल्टीप्लिकेशन इससे, प्लस कैंसिल, ये कैंसिल है, प्लस ये कैंसिल, गया। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके, ये तो स्टेप है, मल्टीप्लाई होगा सब पर। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 6 है। समझ में आ रही बात ना क्या हो रहा है? बी एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b, तीनों पे जा रहा है सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 2c। एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, कॉमन ले लिया जाए। ए प्लस बी प्लस सी, एक्स कॉमन ले लो, कहाँ कहाँ है एक्स, माइनस ए माइनस 4b प्लस सी। अब कौन कौन बचेगा कांस्टेंट टर्म, तो माइनस 6 है प्लस 3b माइनस 2c। क्लियर है ना? अब कंपेयर करो, यहाँ का एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है कितना, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना रहा होगा, 0, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ का एक्स कॉफिशिएंट माइनस ए माइनस 4b प्लस सी। यहाँ का एक्स कॉफिशिएंट, यहाँ का एक्स कॉफिशिएंट, यहाँ का रिमाइंडर -1, वहाँ का रिमाइंडर, तो ये हो गया माइनस 6 से प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? कितने अननोन थे? 3 अननोन। इनको सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन की आवश्यकता थी? 3, और ये 3 इक्वेशन आ चुका है। और बड़े आराम से तो नहीं, इस बार समझ सकते हो कि इन 3 इक्वेशन से ABC का मान निकालना उतना आसान तो नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। और हम जैसा हम कह रहे हैं कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि तुम इक्वेशन सॉल्व करने जान रहे हो, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सॉल्व फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वी गेट, ये तुम्हारे लिए है, तुम ऐसा कर लोगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हम तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे जी। ए का वैल्यू आएगा -1/6, बी का वैल्यू आएगा 1/3 और सी का वैल्यू आएगा 1/2। यह है 1/3, भूलना मत, 1/3। कितना मुश्किल होगा यहाँ पर सॉल्व करना, तब जाकर ये मिलेगा, लेकिन मिल तो जाएगा। ये लॉन्ग कट मेथड से तो सबसे पहले चीज़ की नॉन रिपीटिंग फंक्शन हो तो उसको कैसे सेट करने हैं, फिर इसको सॉल्व वगैरह करके इक्वेशन बना के जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ पर उसका वैल्यू निकाल लेना है। ये लॉन्ग कट था, लेकिन अब यही
चीज़ शॉर्टकट से बनानी हो तो काम कितना सरल ज़रा समझ लो, कितना सरल होने। कुछ यहाँ पर ऐड वैड नहीं करेंगे, कोई इक्वेशन यहाँ पर हम नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन काम कितना सरल तरीके से हो जाएगा। चलिए पहला बताऊँ कि शॉर्टकट जो तरीका है, नॉन रिपीटिंग फंक्शन में ही इसको यूज़ करते हैं, और जगह जगह पर कौन कौन से शॉर्टकट तरीके हैं आगे हम इसका जिक्र करते रहेंगे। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए का वैल्यू निकालना है तो पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि ए का नीचे वाला जीरो कब होगा। अगर हम यहाँ x के जगह पर 1 पुट कर दें तो ए का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो क्या पुट करना होगा, x के जगह पर 1, जिससे कि ए का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो कहाँ पुट करूँ x के जगह पर 1? तो ए जो है ना, इसको मैच कराओ यहाँ पर। अब जो बच गया उसमें रख दो, x के जगह पर 1, 2 × 1 2, 2 - 1 1, x के जगह पर रखना है 1, 1 + 2 3, x के जगह पर 1, 1 - 3 -2, ये हो गया -1/6। एकदम वही बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए का तो निकल गया, अब बी का वैल्यू चाहिए। तो b का वैल्यू के लिए पहले b के नीचे 0 होना चाहिए। क्या पुट करोगे x के जगह पर, -2। चलो -2, x के जगह पर -2 रखोगे तो b का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। लेकिन कहाँ पुट करूँ x के जगह पर -2? ये जो है इसको मैच कर लो, बाकी जो बच गया रख दो। -2 रखना है, -2 × 2 -4 -1 -5 -2 -1 -3 -2 -3 -5 -5 से -5 कट गया, ये हो गया -1/, ओह बी के रूप में, सॉरी यहाँ पर बी का वैल्यू सॉल्व करने पर -1/3 आ रहा है। तो ये -5 कट गया तो -1/3 सॉल्व कर लेना, वही आना है, एकदम निश्चिंत रहो। अब चाहिए सी का वैल्यू। सी का वैल्यू के लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या पुट करें कि सी के नीचे 0 हो जाए। तो x के जगह पर क्या रखोगे, 3, यानी x के जगह पर 3। तो कहाँ से पुट कर, x के जगह पर 3 कहाँ पुट करनी है, ये जो है इसको ढक दो, बाकी जो बच गया वहाँ x के जगह पर 3 रख दो। 3 × 2 = 6 -1 5, 3 रखना है x के जगह पर, 3 - 1 2, 3 + 2 5, 5 से 5 कट गया, 1/2। देख लो c बराबर 1/2। कितना आसान हो जाता है उनको सॉल्व करना, इक्वेशन बनाना, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना अपने आप में कभी कभी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जी। तो जब हाथ साफ़ हो जाएगा, तो हम अभी तो शुरुआत में हम दोनों तरीके से हम तुमको समझा रहे हैं, लेकिन जब हाथ साफ़ हो जाएगा तो हम इस पर ज़्यादा जोर देंगे। अच्छा भी है, लेकिन मेरा काम है तुमको हर तरीके से समझा देना। अब हम ओहो मिटा तो दिए हम, तो देखो हम क्या पुट किए थे, फिर से लिख दो। यही था जो मिट गया, प्लस b/2 फैक्टर था, प्लस c/3 फैक्टर था। अब यही जो ABC का वैल्यू उठा के यहाँ रखना है। चलो रख लो, a की जगह पर आ रहा है -1/6, ठीक है, b के जगह पर आ रहा है -1/3, c के जगह पर आ रहा है हाफ। तुम इसको सॉल्व करोगे यही चीज़ आ जाएगा जी, तुम चेक कर लेना, इसको सॉल्व करना एलसीएम वगैरह करोगे यहीं पहुंच जाओगे। दिस प्लस माइनस, इसमें माइनस कर लो, प्लस dx। अब तो काम आसान हो गया, इंटीग्रेशन बढ़ेगा, और कांस्टेंट टर्म यदि कोई है तो उसको पीछे करते हुए चले जाओ। तो -1/6 कांस्टेंट टर्म पीछे गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x समझ में आ रहा है ना। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम
फंक्शन को इंटीग्रेबल फंक्शन बना देते हैं, आसानी से जिसका इंटीग्रेशन हो जाए उस फॉर्मेट में हमने उसको चेंज कर दिया है जी। -1/3 कांस्टेंट टर्म x + 2 प्लस 1/2 कांस्टेंट टर्म, पीछे जाना होगा इंटीग्रेशन के। अब सबका इंटीग्रेशन आसान है जी। 1/x का log x, x कोफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। 1/x का log x कोफिशिएंट 1 डिवाइड करने की जरूरत नहीं, प्लस हाफ 1/x का log x, और यहाँ भी x कोफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने का जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से तुमको इंटीग्रेशन सिखा रहे थे, और उसमें भी आज हम लोग केवल नॉन रिपीटिंग फंक्शन को किस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, उनका इंटीग्रेशन निकालते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर सीख रहे थे। फिर रिपीटिंग वाला भी आएगा, क्वाड्रेटिक वाला भी आएगा। आई थिंक कि ये सारे प्रॉब्लम तुमको समझ में आ रहे होंगे। एक बार समरी कार्ड फिर से समझा दें कि पार्शियल फ्रैक्शन तब होनी है जब फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन हो, वो भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो। प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि डिनोमिनेटर का पावर जो है ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से, और बस प्रॉपर रेशनल फंक्शन है उसमें पहले पकड़ लेना है कि रिपीटिंग का केस है कि नॉन रिपीटिंग केस है कि क्वाड्रेटिक का केस है। अगर नॉन रिपीटिंग का केस है तो a/1 फैक्टर प्लस b/2 फैक्टर प्लस c/3 फैक्टर प्लस d/4 फैक्टर ऐसे करते चले जाना है। फिर उसको सॉल्व करो, इक्वेशन बना दो और जो भी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है उसको सॉल्व कर लेना है। बस जैसे तुम यहाँ पर रखते हो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। तो आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आज वीडियो को यहीं पर लास्ट करना होगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर।